मूवी में हमें दिखाया जाता है 2120 इंसानों ने 3 तरीके निकाल लिए हैं इमॉर्टल रहने के, यानी हमेशा जिंदा रहने के। पहला तरीका है साइबरनेटिक्स एनहांस किए गए इंसान, जिन्हें साइबॉक्स का नाम दिया गया है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्हें कहा जाता है ऑरपल्स। और तीसरे हैं सिंथेटिक्स, जिनमें थोड़ी बहुत इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन साथ ही साथ वो सिंथेटिक भी है, तो उन्हें हाइब्रिड्स का नाम दिया गया है, यानी मिली जुली स्पीशीज। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज में से जो भी टेक्नोलॉजी प्रिवेल करेगी, यानी कि सबको अपने अंडर ले आएगी, वही दुनिया को रूल भी करेगी। फिर हमें एक स्पेस दिखाया जाता है जिसका नाम है मैलरो। वो पिछले 65 साल यानी 65 साल से एक मिशन पर है। हम देखते हैं कुछ स्लीपिंग है जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं, और उस नींद को नाम दिया गया है क्रायो स्लीप का। वहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें क्रू मेंबर्स का नाम दिया गया है। वो अपनी नींद से ब्रेक लेने के लिए उठे थे। यहाँ पे कैप्टन डस्ट बोलता है कि कॉम्स डाउन है और लॉग फाइल्स करप्टेड है, पर हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो, और वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक सिस्टम को तो शट डाउन कर दो। यहाँ पर एक मैकेनिक बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने स्पेसशिप पर जो एलियंस बिठा रखे हैं उनमें से किसी एक से छुटकारा पाना होगा। ये शायद साइबर क्रीचर्स हैं, लेकिन सिक्योरिटी सर्ग उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, हमारे मिशन का मेन कैरेक्टर तो यही क्रीचर्स हैं, इनके बगैर हमारी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हमें इन्हीं अजीबोगरीब एलियंस को कुछ खाना खिलाते हुए नजर आता है। कुछ क्रीचर्स हैं, छोटे हैं, कुछ कैप्सूल्स में रखे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े और खतरनाक क्रीचर्स भी हैं। सब सिस्टम्स को चेक कर लिया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। अब क्रू वापस स्लीप पर जा सकता है, उसे क्रायो स्लीपर से, जिससे उन्होंने ब्रेक ली थी। दूसरी तरफ हम जमीन पर देखते हैं कि एक रिसर्च फैसिलिटी है जिसे नेवरलैंड का नाम दिया गया है। वो एक कॉर्पोरेशन से बिलोंग करती है। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मार्सी। उसे कोई स्कॉर्पियंस के बारे में सिखा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जिनका नाम है सिल्विया। वो अनाउंस करती हैं कि सब कुछ तैयार है। पता चलता है कि मार्सी कुछ बीमार है और उसे ऑपरेटिंग रूम की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उसका दिमाग किसी सिंथेटिक बॉडी में शिफ्ट किया जा सके। कंपनी फाउंडर बोलते हैं कि मार्सी पहली ऐसी इंसान होगी जिसका ह्यूमन बॉडी ऐसी सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, और वही पहली हाइब्रिड बनेगी। अब यहाँ पर मार्सी को मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जैसे जैसे उसका दिमाग नए जिस्म में जा रहा होता है, वो सब कुछ रिविजिट करती है चाइल्डहुड मेमोरी से। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्सी बिल्कुल हेल्दी है और बहुत अमेजिंग चीजें कर सकती है, जैसे कि जंपिंग, और वो भी बहुत ऊंचाई से। अब उसे नाम दे दिया जाता है वॉडी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिंथेटिक बॉडीज ग्रो नहीं कर सकती, तो उसे पहले से ही अडल्ट बॉडी दी जाती है, लेकिन जाहिर है कि उसका दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला है। कार्श एक्सप्लेन करता है कि फेक बॉडीज ऐसे हार्मोन्स नहीं बना सकती जिस तरह की इंसानी जिस्म बना सकता है, ऐसे इमोशंस और ऐसे मूड्स जो ह्यूमंस के होते हैं। तो अब बॉडी के पास ऐसे कोई इमोशंस नहीं होंगे। डॉक्टर सिल्विया बताती है कि फैसिलिटी पर और भी बच्चे आने वाले हैं। अब कॉर्पोरेशन को उनकी मदद करनी होगी इसी ट्रांजिशन के लिए। जैसे ही वो बच्चे आ जाते हैं तो बॉडी उनके साथ बहुत बातें करती है और उन्हें अपनी नई बॉडी दिखाती है कि कितनी स्ट्रांग है वो। बच्चों को अपने आर्म्स पर हैंग भी करती है, यानी लटकाती भी है। एक एक करके सब बच्चों को उनकी नई बॉडीज मिल जाती हैं और वो अपने बीमारी के बारे में भूल ही जाते हैं, जैसे कभी उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। उन सब बच्चों को नाम दिया जाता है लस्ट का। उधर मैंजी पेशी पर हम बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर देखते हैं जो कि शिप में भाग रही होती है। हर तरफ क्योस यानी अफरा तफरी होती है, और एज यूजुअल जो क्रीचर्स तबाही करते हैं वो भी चिल्लाने लगता है और वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। मरोरो कंप्यूटर रूम में छुप जाता है और शिप की एआई से बात करने लगता है। बताता है कि सबके सब सैंपल्स अब जा चुके हैं, हम उनको खो चुके हैं। तभी वहाँ पर अचानक से सैफी भी आ जाती है जो कि दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है, लेकिन इसके बजाय कि मोरोरो दरवाजा खोलता, वो अपने आर्म को एक ब्लो टॉर्च में बदल लेता है और दरवाजे को सील शट कर देता है। और अचानक से वहाँ पर एक क्रीचर आ जाती है जो कि जेरी को अटैक करके मार देती है। मरोरो एआई से कहता है कि सब के सब क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। तभी वही क्रीचर दरवाजा बजाने लगता है और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। मरोरो एआई से कहता है कि शिप को जल्द से जल्द अर्थ पर क्रैश करना होगा क्योंकि यही क्रीचर्स हमारी प्रायोरिटी हैं। अब यहाँ पर मोरो एक पॉड में छुप जाता है। वो एलियन अंदर आकर उस पॉड पे पीटता तो है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मरोरो जमीन पर लैंड करने के लिए, यानी जमीन पर क्रैश लैंडिंग करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्नर्थ एक ऐसे शहर में पहुँचता है जिसका नाम है एन। उस शहर को वही कॉर्पोरेशन चला रही है। वडियो उसको सिक्योरिटी कैमरा पर देखती है और यहाँ पर उसकी स्टोरी बताई जाती है कि वो भी उसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है और उसे लगता है कि उसकी बहन मार्सी मर चुकी है। जब वो उसको देखती है तो उसे दोबारा से अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जब हर्मिट छत पर होता है, अपने कोवर्क से बात कर रहा होता है, उसे अचानक से लगता है कि बिल्डिंग हिल रही है और उसी वक्त माजिनो उस शहर में क्रैश कर जाती है बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ। हर्मिट और उसकी टीम नीचे पहुँचते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को वहाँ से निकाला जा सके और
और वो मलबे के नीचे भी ना आ जाएं। इस चीज के लिए उन्हें गाइड किया जा सके। जितनी देर में टीम देख रही होती है कि कहीं कोई सर्वाइवर है तो उसे बचाया जा सके, उतनी ही देर में वो शिप के पास आ जाते हैं। वो एक होले से अंदर जाते हैं जो उन्हें खोल तक ले जाता है। वापस आते हैं मोरो की तरफ, जो कि अपना ट्रैश बाजू यूज करता है इम्पैक्ट रूम से बाहर आने के लिए। वो शिप में खून रहा है और वहाँ पर उसे हर जगह पर क्यू की बॉडीज मिलती हैं। जब वो हेरमिट की टीम को सिक्योरिटी कैमरा पर देखता है तो वो शिप कंपनी को कॉल करता है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए, उन्हें वार्न करता है। यहाँ पर वेडी, जो कि सब कुछ सिक्योरिटी फुटेज पर देख रही थी, वो कहती है कि हमें अपनी टीम को भी भेजना चाहिए। अब उसकी टीम भी करिश के सुपरविजन में वहाँ से चल पड़ती है। उधर मार्जिनो पर हेड्रम टीम के 2 मेंबर्स सर्वाइवर्स को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स बॉडीज ढूंढ रहे होते हैं तो एक लीच लाइक एलियन सीलिंग में से निकल कर आता है और उनकी शर्ट्स में घुसने की कोशिश करता है। अचानक से मोरोरो आता है और उन सोल्जर्स को अपना होस्टेज बना लेता है। जब मोरो वहाँ से चला जाता है तो वही बग्स उन आदमियों के सर में क्रॉल कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को खाकर उन्हें मार डालते हैं। उधर हम देखते हैं कि साइंस लैब में हिद और उसके 2 साथी बॉडी से भरे हुए पॉट को पाते हैं। जब वो हेडक्वार्टर बताने की कोशिश करते हैं तो रेडियो इनस्टेबल हो जाते हैं। हम जब डेड बॉडीज पर देखता है तो उसे लगता है कि ये तो हफ्तों से डेड पड़ी हैं। वो बिना ये चीज नोटिस किए कि एक पॉड में एलियन भी है, वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ भी उन्हें डेड बॉडीज ही मिलती हैं। इसके बाद जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, यानी शिप से निकल जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर सर्च करने लगते हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक एलियन जिसका नाम है जीनोमॉर्फ उनका पीछा करा है। वो सीढ़ियों से जाते हैं और उसके बाद उन्हें जिस दरवाजे से गुजरना होता है उस तक जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा गड़ा होता है। हरमित का साथी जंप करता है, वो वहाँ तक पहुँच तो जाता है लेकिन उसे चोट भी लगती है। उनका अगला साथी भी वहाँ तक जंप करके जाता है पर फ्लोर टूट जाता है, पर पहला साथी उसे पकड़ते हुए कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि हरमित पे जंप करता, वो देखता है कि कुछ सलाइवा जैसा उसके शोल्डर पे गिर रहा है। वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो छत पर ही है। हरमित अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भागता है और रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस पर पता चलता है कि हरमित ने अपने कांटेक्ट की टर्मिनेशन के लिए कहा था, क्योंकि उसे मेडिकल स्कूल जाना था, लेकिन उसे टर्मिनेशन नहीं दी गई, तो अब उसे 7 महीने और काम करना है। अब वेडी सब कुछ सिक्योरिटी कैमरा पर देख रही होती है और जब करिश की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो वेडी को एक बहुत अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती है जो कि और किसी को नहीं सुनाई देती। जब वो सिक्योरिटी कैमरा को हैक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई अभी भी शिप में फंसा हुआ है, तो वो भागकर बिल्डिंग में जाती है। जैसे ही वो पास जा रही होती है तो आवाज बढ़ रही होती है। करिश भी उसके साथ साथ होता है और बाकी लस्ट बॉयज की टीम भी। वो सब जब शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शिप की सीलिंग पर अभी भी एलियन प्लांट स्टक हैं। हर तरफ खून से भरी हुई बॉडीज हैं। उन्हें एक बिल्ली भी दिखती है जिसकी आंख के अंदर एक एलियन होता है और वो मिनी एलियन उस बिल्ली की आंख अपने साथ लेता हुआ उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब वही छोटा सा एलियन आगे बढ़कर एक टीम मेंबर पर भी अटैक करता है, लेकिन वो उसे अपने हाथ से रोक देती है। वहाँ पर वो उसे एक टेबल पर फेंक देते हैं जहाँ उसे एक ट्रे में कैच कर लिया जाता है। जब वो उस एलियन की बॉडी को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक रिसर्च व्हीकल ही था। उधर हरमित अपनी रिसर्च जारी रखता है। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो साथ जाते हैं और एक अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करते हैं। वहाँ पर एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ पर मॉर्फ आता है और फौरन से हरमित के साथ जो आदमी होता है उसे मार डालता है और उसे उठा कर फेंकता है, जिसकी वजह से उस आदमी के पास जो रखी गन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से जो कॉस्ट्यूम पार्टी का होस्ट होता है वो डर के मारे अंदर भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खुला रह जाता है और मॉर्फ पार्टी को क्रैश कर देता है। वहाँ पर मौजूद सबके सब गोएस को मारने लगता है। हरमित के साथ जो आदमी था वो उसकी बॉडी में उठाकर हरमित की तरफ फेंकता है। अब पूरा का पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ है जब सारे के सारे गोएस मर जाते हैं, यानी उनको जीनोमॉर्फ मार डालता है। तो अब जीनोमॉर्फ बैल्कनी से छलांग लगाता है हरमित को भी मारने के लिए। तभी वहाँ पे मोरोरो आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिकल गन को यूज करते हुए जीनोमॉर्फ को स्टन कर देता है और उसके बाद हरमित को भी। जब वो एलिवेटर तक पहुँचता है तो उसको उस कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स घेर लेते हैं जो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके आर्ग्यूमेंट की वजह से जीनोमॉर्फ को टाइम मिल जाता है कि वो दोबारा से जाकर उन तक पहुंच सके और उन्हें मार सके। वो मोरोरो को मारने के लिए तैयार होता है लेकिन कुछ आवाजें सुनता है और वहां से भाग जाता है। करश उधर दूसरी तरफ कंप्यूटर फाइल्स पर देख रहा है जहां उसे एक फुटेज मिलती है कुछ क्रीपी एग बैचेस की। वो ये बात मैडी को बताता है। वो ये भी चीज पढ़ता है कि अभी कुछ 5 अनकवर्ड स्पीशीज, यानी कुछ ऐसी स्पीशीज जिनका कुछ पता लग नहीं सका, वो भी आ रही है। कैवियर उनसे कॉन्टेक्ट करता है और उनसे कहता है कि सबकी सिर्फ जिंदा स्पीशीज को वहाँ पर भेजो। जब हिरन जागता है तो वो इर्द गिर्द देखने लगता है। वो काफी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लग रहा होता है। उसे एक ऐसी फुटबॉल भी मिलती है जिस पर साइन हुए होते। उसे अपने बचपन की याद आने लगती है और उस लम्हे उसे वुडी ढूंढ निकालती है। आहिस्ता से वो उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो तीनों एलिवेटर की तरफ भर जाते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि शाफ्ट में कोई और भी मौजूद है। जैसे कि वो कॉरिडोर की तरफ जा रहे होते हैं, हरमिट वुडी को बताती है कि वो असल में कौन है। हरमिट को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और उसे वो बचपन के सवाल पूछने लगता है, ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई सच बोल रही है। जब वो सारी बातों का जवाब दे देती है तो हरमिट रोने लग जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है।
उसके बाद इन तीनों को एक एडपैच मिलता है। मैंडी को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। एक अंडा आइसा से मूव कर रहा होता है। जेनोमॉर्फ भी अचानक उस कमरे में आ जाता है और हर्मिट को अपने साथ ले जाता है। वैंडी उनके पीछे भागने लगती है। हर्मिट अभी शिपिंग कंटेनर में होता है, वहां पर आता है और उन पर ग्राउल करता है। वैंडी और हर्मिट को उसके चलने की आवाजें आती हैं जो कि कंटेनर के ऊपर की तरफ से आ रही थी। बडी थोड़ा इंतजार करती है और सही मौका देखते हुए सीलिंग को स्टैब करने लगती है ताकि वो इसको नुकसान पहुंचा सके। उसका खून बहने लगता है और उसका खून इस कदर एसिडिक था कि सीलिंग में होल ही हो जाता है। उसके बाद जेनोमॉर्फ कंटेनर को पुश करता है, वो गिर जाता है और हर्मिट अब वडी को दिख नहीं पा रहा था। जेनोमॉर्फ की तरफ बढ़ता है लेकिन वडी उसे पीछे से हुक डालते हुए खींच लेती है। वो उसे दरवाजे की तरफ खींचती है और हर्मिट उसे बंद कर देता है, जिसके बंद होने की वजह से जेनोमॉर्फ का एक टेंटिकल कट हो जाता है। लेकिन वो होला जेनोमॉर्फ अपने साथ साथ वडी को भी दरवाजे के अंदर खींच लेता है। हर्मिट केबल को बाइट करता है ताकि वो दरवाजे को दोबारा से खोल सके। दरवाजा खुल तो जाता है लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि जेनोमॉर्फ की बॉडी कुछ डैमेज हो रही है। यहाँ पे हर्मिट और वडी दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद हर्मिट को उसकी शेडिंग दिखती है। उधर हम मोरक्को को देखते हैं जिसका ब्रेन अभी भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कैरिश और मोरक्को का आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि शिप अब किससे बिलोंग करती है। उसी दौरान एक अंडा खुल जाता है और मोरक्को भाई की तरफ जंप लगा देता है। उसके बाद कॉपरेशन टीम आती है जो कि लॉस्ट बॉयज को, रेस्क्यू टीम को और एलियन सिंबल्स को उठा के नेवरलैंड लेके जाने लगती है, जबकि सिर्फ विडी पर अपना काम करी होती है कि वो उसे ठीक कर सके। कैरिश जब भी किसी अंडे को खुलता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। अभी भी एक अंडा खुलता है और उसे ड्रैग करके ले जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अंडे तभी रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने कोई ऑर्गेनिक लाइफ होती है। सो कैवियर कैरिश को चार्ज ऑफ एलियन बना देता है। हम शाम को देखते हैं कि मोरक्को किसी ना किसी तरह शहर में पहुंच चुका है। वो किसी रैंडम इंसान से उसका फोन छीन लेता है और कॉर्पोरेशन के सीईओ को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसके पास डेटा तो है लेकिन क्रिएचर्स नहीं है, लेकिन वो प्लान कर रहा है उन्हें वापस लेके आने के लिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इसी पे ही तो काम करता रहा था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मोरक्को की एक बेटी भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडी को होश आ चुका है और अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन उसे अजीबोगरीब आवाजें अब भी आ रही हैं, तो वो उनका पीछा करती है। उधर लैब में कैवियर और डोकलस एक अंडे को काटते हैं। उन्हें उसमें से एक एम्ब्रियो मिलता है जिसका नाम फेस हगर है और उसकी इतनी बुरी आवाज होती है कि वेब को क्रैक कर जाती है। उधर हम ऑपरेटिंग रूम में हर्मिट को देखते हैं जहाँ पर उसका एक लंग यानी गुर्दा निकाला जा रहा है जो कि अब एक ट्यूब में प्रिजर्व्ड है। फिर वहाँ पर कैरिश आता है और पैरासाइट को टैंक में गिरा देता है ताकि वो खुद ब खुद लंग की तरफ चला जाए। वडी सबको बताती है कि मुझे बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो सिर्फ मुझे क्यों सुनाई देती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो मुझसे बात करना चाह रहे हो। कैवियर उसे कहते हैं तो क्या तुम वो मिमिक कर सकती हो? वो मिमिक करती है और वह सबको बहुत अजीब लगती है। हम उनमें देखते हैं एक एलियन को जिसे ग्लास केस में रखा गया है। उसी ग्लास केस में एक शीप भी होती है। वो शीप के सिर पे जंप लगाता है और फर से उसको मार डालता है, उसकी आंख को बाहर निकालकर। वहाँ पर एक लड़का ऑथर एलियंस की प्रेजेंस को यानी उनकी मौजूदगी को डिसअप्रूव करता है, मानता नहीं है। उसे ये शक था कि उन्होंने हाइपर एडवांस्ड एआई को बनाने के लिए 6 बच्चों का कत्ल किया था। तभी वहाँ पर निम्स आ जाती और बोलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। ऑथर उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी जैसी मैकेनिकल बॉडी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, पर कहती है नहीं ये असल है। पर सिल्विया उसे समझाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उधर कैवियर वुडी से कहता है कि वो हिट को घर भेज देगा, लेकिन उसके बदले में वुडी को मोरोफ रिसर्च में उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि उन्होंने वुडी के भाई हर्मिट को यहाँ पर रहने दिया। बाद में हम देखते हैं कि वुडी लैब में जाती है और उन्हीं अजीबोगरीब आवाज़ों को रिपीट करती है ताकि वो एलियन और हर्मिट के लंग से बात कर सके। तभी अचानक से हर्मिट के लंग में से एक बेबी सीमॉर्फ निकल कर आता है, लेकिन वह उसे ठंडा करती है उसी अजीबोगरीब आवाज़ को निकालकर, और उसके बाद उस बेबी सीमॉर्फ को पेट करने में कामयाब हो जाती है। सेज दूर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है जो दिखाता है कि माँ जीनोमॉर्फ क्यों अपने कट के अंदर जा रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि आग भी और दोनों फेस हगर्स वहाँ से एस्केप कर चुके हैं। एक ने कैप्टन डस्ट को मार दिया और दूसरे ने अपनी बॉडी किसी और के साथ अटैच कर रखी है। मोरू भागकर जाता है इन्फर्मरी की तरफ और उसे पता चलता है कि रसल वाकई ही मारा गया है, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स ने जब फेस हगर उसको मारा था तो उनका खून उसी कैप्टन के फेस पर भी गिरा था। ब्रोंकी अभी भी जिंदा है तो वो सब अग्री करते हैं कि उन्हें उसी क्रीचर के साथ क्रायो स्लीपर भेज देते हैं, लेकिन एट द एंड उनका ये प्लान फेल हो जाता है और वो फेस हगर ब्रोंकी को मार डालता है और फिर पॉड को ब्रेक करता हुआ वहां से निकल जाता है। मोरू एक आदमी को एक इलेक्ट्रिक स्टन गन देता है। क्रू मेंबर्स में से कुछ लोग भी उठ जाते हैं। उसी दौरान वो लोग नोटिस करते हैं कि एक और एलियन एस्केप कर चुका है। अब वहाँ पर एक क्रू मेंबर की तबीयत उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। जब उसका स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ डार्क स्पॉट्स हैं। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तो वहाँ में जो 2 लोग उसका ऑपरेट करने लगते हैं और जब वो उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ फॉरेन बॉडीज नजर आती है। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई टिक है। जब उनको रिमूव कर रहे होते हैं तो एक टिक एक गैस स्प्रे करती है जो कि इंसुलेटर पर मौजूद
मौजूद तीनों लोगों को मार डालती है। बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एलियन बग्स होते हैं वो उसकी बॉडी से निकल आते हैं। वहाँ पर एक और जीनोमॉर्फ अटैक करने के लिए आ जाता है। अब मोरू इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुका था। वो शिप की कमांड ले लेता, सबको ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके हमें अर्थ पे पहुंचना होगा। इसके बाद मोरू कॉरिडोर के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई रोक लेता है जो उसके ऊपर फायर भी चलाता है। इसी फायरिंग के दौरान एक और आदमी हर्ट हो जाता है। मोरू से घसीटता हुआ लैब में ले आता है और उसे छुपा देता है। अनफॉर्चुनेटली वही आदमी जिसने मोरू का कॉरिडोर में रास्ता रोका होता है वो वहां पर आ जाता है और उस आदमी को जिसको मोरू ने छुपाया था उसको सर में गोली मार देता है। मोरू भी वापस उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन मोरू भी आकर उसे ब्लड से मार डालता है, लेकिन दरवाजा खुले रह जाने की वजह से एलियन भी लैब से बाहर निकल आता है। उस तरफ हम मेडिकल बे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीनोमॉर्फ आकर जेवी के पीछे आता है और उसकी टांगों पर अपनी दैर मारता है ताकि वो गिर जाए। जेवी फौरन से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जीनोमॉर्फ दरवाजा खोलता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरे रूम में जेवी को एक ब्लो टॉर्च मिलती है जिससे वो दरवाजे को सील कर देती है। मोरू भी खुद को कंप्यूटर रूम में छुपा लेता है और बायर ऑफ जीनोप से जो भी फाइट कर रहा होता है वो सनी टेल से इतनी बार मारता है कि उसकी बॉडी यूजलेस हो जाती है और उसकी बॉडी से एलियन आकर जीनोमॉर्फ के फेस पे पड़ जाता है और यहाँ पर जेवी को भी मौका मिल जाता है भागने के लिए। लेकिन जब वो मोरू से मदद मांगती है तो वो दरवाजा सील कर देता है एक ब्लो टॉर्च के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेशक सीमॉफ के अटैक से मर ही जाए। कुछ ही देर में अर्थ पर शिप क्रैश हो जाती है और चंद ही दिनों बाद मोरू से कॉर्पोरेशन से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो एलियन सैंपल्स को वापस लेकर आएगा। वो ये भी प्लान करता है कि वो कैवियर को मार डालेगा। हमें दिखाया जाता है कि बेबी जीनोमॉर्फ को लॉक किया गया है, लेकिन वैंडी उससे बात करने के लिए उसे विजिट करती रहती है और हमिट अपनी बहन के लिए परेशान है। हमिट उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर वैंडी अभी भी यहाँ रहकर कुछ रिसर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ हम निम्स को देख रहे हैं जो कि अपना टेस्ट करवा रही होती है, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। साइंटिस्ट कुछ समझ नहीं पाते तो एक लड़का कहता है कि उसका माइंड वाइप कर दो। ऑथर एक बहुत काइंड साइंटिस्ट होता है, वो मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर सिल्विया अग्री कर लेती है और ऑथर को निकाल दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि कॉर्पोरेशन और कैवियर एलियन क्रैश के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। निम्स की मेमोरी वाइप होने के बाद वैंडी सिल्विया से कन्फ्रंट करती है। वो उसे कहती है कि प्रॉब्लम्स एलियन नहीं बल्कि तुम हो। उसी वक्त लैब में एक एक्सीडेंट होता है जब एक आदमी गलती से एक एलियन सेक खोल देता है और एलियन उस पर एसिड फेंककर उसे मार डालता है। अब उधर ऑथर और एक और आदमी लैब में जाते हैं, लेकिन वो आदमी ऑथ को धोखा दे देता है और एलियन के साथ लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद एलियंस वहां से एस्केप कर जाते हैं और साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वैंडी सीमॉर्फ को फ्री कर देती है ताकि वो उनकी मदद करे। हर्मिट ऑथर की मदद से उनके ट्रैकर्स बंद कर देता है और फिर तीनों यानी वैंडी, हर्मिट और निम्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल गन को कुछ ग्रेव्स मिलती हैं असली बच्चों की, जिनके माइंड्स इन हाइब्रिड्स में डाले गए थे। वहाँ सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वैंडी सीमॉर्फ को बुला लेती है जो सबको मार डालता है। जब वो डॉग्स तक पहुंचते हैं, सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर निम्स का टॉय पानी में फेंक देता है तो निम्स उस पर अटैक करके उसका जॉ तोड़ डालती है। यहाँ पर फाइटिंग होने लग जाती है। वैंडी और निम्स दोनों अपनी रोबोटिक स्ट्रेंथ से सोल्जर्स को गिरा देती है, लेकिन एंड में हर्मिट जो देख के निम्स को रोक लेता है और सब पकड़े जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि जीनोमॉर्फ पूरे आइसलैंड पर इंसानों को मार रहा होता है और वैंडी फैसिलिटी के सिस्टम को हैक करके सिल्विया को उनके क्राइम्स दिखाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म एक्टिवेट कर देती है। वहाँ मोर और क्रश के दरमियान लड़ाई होती है। मोरू मरने ही वाला होता है और इसी दौरान सब कंट्रोल से बाहर भी होने लगता है। एम हर्मिट को ट्रिक करता है और एक एलियन उस पर अटैक करता है, लेकिन वह उसे बचा लेती है। वो उसकी बॉडी को रोबोटिक तरीके से फ्रीज कर देती है, कुछ हैकिंग करके। अब फाइनल यहाँ पर आखिरी सीन आ जाता है जिसमें कैवियर एस्केप करने की कोशिश करता है और $1 मिलियन रिवॉर्ड ऑफर करता है। यहाँ पर वैंडी बायोमॉर्फ को बुला लेती है जो सब गार्ड्स को मार डालता है। अब हर्मिट कैवियर को बेहोश कर देता है। वैंडी सब साइंटिस्ट जिनमें सिल्विया, एम, मोरू, क्रश और कैवियर हैं सबको एक सेल में बंद कर देती है और यहाँ पर बोलती है कि अब इंसान नहीं, हम हाइब्रिड्स और एलियंस रूल करेंगे। इसी के साथ सीन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।